तारीख के जो माखज़ होते हैं, पहले पीरियड में जो हमने देखा है कि 3 किस्म के होते हैं, तारीख के माखज़, तबई माखज़, तहरीरी माखज़ और ज़बानी माखज़। तबई माखज़ में हमने ये देखा कि जैसे कि मुख्तलिफ अशिया, इमारतें, सिक्के, मुजस्समे, मोहरे वगैरह, इसमें तबई माखज़ में एक ख़ास बात ये होती है कि तबई माखज़ को हम छू कर देख सकते हैं, हमारी आँखों से देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र हुआ है, मुख्तलिफ इमारतें, पुल, सड़कें, पानी की सबिलें, फव्वारे वगैरह। मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे सिलेबस की किताब में आगा खान पैलेस पूना का एक महल की तस्वीर दी गई है। यादगारें और मुजस्समे, ये जो है तो हम पिछले पीरियड में पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था तहरीरी माखज़, उसमें हमने ये देखा है, यहाँ पर एक खाका दिया गया जिसमें तहरीरी माखज़ के मुख्तलिफ़ किस्में बयान की गई, जैसे कि ख़त व किताबत, गैर मुल्की अफराद के इंदरायात, अखबारात, सवाने उम्रियाँ, रसायल, कारखानों के रिकॉर्ड, आपबीती और किताबें। तो ये तहरीरी माखज़ मतलब लिखा गया। उस ज़माने में जो लिखते थे, छापने की मशीनें तो नहीं थी, तो लिखकर जो चीज़ें महफूज रखी गई, जो आज हमको म्यूज़ियम वगैरह में मिलती है। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट हमने पढ़ ली। अब आज का जो हमारा पॉइंट है ज़बानी माखज़। ज़बानी माखज़ में यहाँ पर एक खाका दिया गया, टेबल दिया गया, जिसमें हमको बताया जा रहा है कि ज़बानी माखज़ में क्या क्या आता है। जैसा कि अगर हम देखेंगे स्टार्ट से, तो लोकगीत, जोशीले गीत, अव्या, मेले जलसे, फ्लर्टिंग मंडली, इंटरव्यू, वाक़यात का बयान, लोक कथा और पोवाड़े। इसमें ज़्यादातर हिंदी और मराठी ज़बान के लफ्ज़ है। आम ज़ुबान में अगर इसे कहा जाए तो जिस तरह से जैसे लोग सुनाते किस्से कि भाई पुराने ज़माने में एक बादशाह था, वो ऐसा था, उसका वैसा फलां थी, बातें, बहुत सारी बातें बताते, ये चीज़ें जो है तो ज़बानी माखज़ में आती है। ज़बानी माखज़ का मतलब ये होता है ज़बानी तौर पे बयान किया गया मवाद। जैसा कि लोकगीत, जैसा लोकगीत मतलब जो लोग गीत गाते हैं, पुराने ज़माने के जो गीत गाते हैं कि भाई जैसा शिवाजी महाराज की अज़मत के बारे में जो गीत होते हैं। उसी तरह जोशीले गीत, जोशीले गीत मतलब जो आज़ादी के लिए जो गीत थे, आज़ाद हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए, वंदे मातरम वगैरह, इस तरह के गीत जो है तो। और मेले जलसे वगैरह वगैरह में भी जो है तो जो बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं ज़बानी तौर पे। तो और इंटरव्यू, ये तो ज़बानी होता है इंटरव्यू। और वाक़यात का बयान मतलब वाक़या बयान करना कि पुराने ज़माने में ऐसा हुआ था, फलां हुआ था। जैसा हम अपनी नानी दादियों से पुराने ज़माने के वाक़ये सुनते हैं, तो इस तरह से लोक कथा मतलब वही हुआ है कि जो इंसानों के बीते हुए वाक़यात बयान करना। अब देखिए जोशीले गीत, तहरीक आज़ादी के दौर में कई जोशीले गीत लिखे गए। इनमें से कई गीत आज तहरीरी शक्ल में मौजूद है, लेकिन कई गैर मतबूआ जोशीले गीत मुजाहिदे आज़ादी को ज़ुबानी याद है। इन जोशीले गीतों से आज़ादी से कबल के हालात और आज़ादी की तहरीक के पस तरगीब की मालूमात हासिल होती है। आज़ादी के लिए जो जोशीले गीत गाए गए वो बहुत सारे तो आज हमारे सिलेबस की किताबों में या लिखावट की शक्ल में मौजूद है। इन जोशीले गीतों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद हमको उस दौर के हालात के बारे में मालूमात हासिल होती है कि भाई वो जोशीले गीत क्यों लिखे गए, और वो जोशीले गीतों में जो शेर होते थे उसमें किसी खास वाक़ये का जिक्र करके जो है तो नज़म को लिखा जाता था। तो ये तमाम चीज़ें हमको देखने को मिलती। पवाड़े के ज़रिए तारीख़ी वाक़यात नेज़ किसी फ़र्द के कारनामे के बारे में मालूमात हासिल होती है। पवाड़ों में जो है तो किसी तारीख़ी वाक़ये या फिर किसी फ़र्द के ख़ास वाक़ये का बयान होता है। बरतानवी दौर में 1857 की जंग आज़ादी, जो पहली जंग आज़ादी हमारी लड़ी गई, मुख्तलिफ इनकलाबियों के दिलेराना कारनामों पर मबनी पवाड़े लिखे गए। लोगों में तहरीक और हौसला और बेदार करने के लिए इन पवाड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब पवाड़े का मतलब वो ये वाक़या बयान करना, सीधा सीधा अगर हमारे उर्दू में हम देखें तो किसी बहादुर का कोई वाक़या बयान करना मतलब पवाड़े। जंग आज़ादी की तरह सत्यशोधक समाज ने पवाड़ों के ज़रिए पिछड़े समाज में बेदारी पैदा करने मुत्तहदा महाराष्ट्र की जद्दोजहद वाक़यात पे मबनी पवाड़े लिखे हैं।
जंग आज़ादी की तरह समाज में जो है तो जो लोग पिछड़े हुए हैं, जिनको ज़्यादा लोग करीब नहीं आने देते थे, उनको अपने बराबरी का दर्जा नहीं देते थे, तो ऐसे लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ पवाड़े लिखे गए। महाराष्ट्र को एक जगह रखने के लिए पवाड़े लिखे गए। तो ये पवाड़े तारीख का, ज़बानी तारीख का एक हिस्सा है। समय बसरी व समय बसरी माखज। समय मतलब सुनाई देने वाला और बसरी मतलब दिखाई देने वाला, और समय व बसरी मतलब सुनाई भी देने वाला और दिखाई भी देने वाला। जदीद अहद में टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से फ़ोटोग्राफी, आवाज़ की रिकॉर्डिंग, फिल्मों वगैरह फ़नून का इर्तिका हुआ। इससे तैयार होने वाले फ़ोटो रिकॉर्ड्स फिल्म की का तारीख इस्तेमाल तारीख के माकस के तौर पे किया जाता है। आज के ज़माने में अब ये दौर बदल चुका है, बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है। इसलिए आज के ज़माने में जो है तो फ़ोटोग्राफी के ज़रिए, आवाज़ की रिकॉर्डिंग के ज़रिए या फिल्म की रिकॉर्डिंग के ज़रिए ऐसे बहुत सारी जो है तो फ़ाइल तैयार करके तारीख के माकस को महफूज किया जा सकता है। फ़ोटो जदीद भारत की तारीख का बसरी माकस है। फ़ोटो जो है तो हमको दिखाई देने वाला, फ़ोटो के ज़रिए हम जो है तो एक फ़ोटो को देखकर हम अंदाज़ा एक ये लगा सकते हैं कि भाई ये राजा ऐसा था, ये किले ऐसे थे, या फिर अंग्रेज़ों ने जो जुल्म किए उसके भी फ़ोटो हमको तारीख की किताब में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। फ़ोटोग्राफी के फ़न के ईजाद के बाद मुख्तलिफ अफराद, वाक़यात, नेत, अशिया और इमारतों के फ़ोटो उतारे जाने लगे। पहले फ़ोटो जो है तो मुसव्विर बनाया करता था, कैमरे नहीं थे, इसीलिए जो है तो जो ड्राइंग बनाने वाले होते थे वो वाक्य को याद करके फ़ोटो बनाते थे। तो उनको जो है तो वो फ़न में महारत हासिल थी। फ़ोटो के ज़रिए फ़र्द और वाक़या जैसा था या वक़ूफ़ पज़ीर हुआ उसके मंज़र की सूरत में मालूमात हासिल होती है। आज हम उन तारीख़ के फ़ोटो को देखते हैं, जैसा कि जलियांवाला बाग का आपने फ़ोटो देखे होंगे, गांधी जी का दांडी मार्च का आपने फ़ोटो देखे होंगे। तो वो फ़ोटो देखने के बाद हमको तसव्वुर आ जाता है कि उस ज़माने में जलियांवाला बाग में किस तरह निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां बरसाई थी, और गांधी जी किस तरह दांडी मार्च करते हुए नमक का सत्याग्रह किया था, उन्होंने नमक पे से टैक्स ख़त्म किया था। तो इस तरह हमको उस ज़माने की तस्वीरें देखकर उस ज़माने का तारीख का मंजर हमारे आंखों के सामने घूम जाता है। आयदे वस्ती में इंसान कैसा दिखाई देता था, आयदे वस्ती का इंसान की भी तस्वीर बनाई गई, या वाक़या किस तरह रहनुमा हुआ, उनकी तस्वीरें दस्तियाब है, लेकिन इन तस्वीरों के काबिल एतबार होने पे सवाल उठाए जाते हैं। चूँकि ये तस्वीरें कैमरे से खींची नहीं गई बल्कि इंसानों ने बनाए हैं, इसीलिए इनके काबिल एतबार होने पर सवाल उठाए जाते थे। क्यों? क्योंकि जो इंसान तस्वीर बनाता था तो तस्वीर बनाते वक्त उसकी अपनी चॉइस, उसकी अपनी पसंद, उसके अपनी जज्बात जो है तो उस फ़ोटो के अंदर आ जाते थे, इसीलिए इन तस्वीरों को काबिल एतबार नहीं माना जाता था। इनके मुकाबले में फ़ोटो निहायत काबिल एतबार तस्लीम किए जाते हैं। जो फ़ोटो कैमरे से खींचे गए, उस ज़माने में जब कैमरे निकल गए, अंग्रेज़ों ने कुछ कैमरे लेकर आए, तो वो जो फ़ोटो खींचे गए उनको जो है तो एतबार के काबिल समझा जाता है। इंसान के फ़ोटो से पता चलता है कि वो कैसा दिखाई देता था और उसका पहनावा कैसा था। किसी वाक्य के फ़ोटो से ये वाक्य आंखों के सामने आ जाता है। इसी तरह इमारतों या अशिया के फ़ोटो से उसकी शक्ल और सूरत समझ में आ जाती है। इमारतों को जो देखने के बाद और वहाँ के जो है तो किसी वाक्य के फ़ोटो देखने के बाद हमारे सामने तारीख का वो वाक्य हमारे आंखों के सामने गर्दिश करने लगता है। रिकॉर्ड्स, फ़ोटोग्राफी के फ़न की तरह आवाज़ को रिकॉर्ड करने के आलात की ईजाद भी अहम है। रिकॉर्ड्स तारीख के समय माखज़ है। रिकॉर्ड जो है तो सुनाई देने वाला माखज़ है। मौजूदा आयत के लीडरों या अहम अफराद की तकरीरें, गीत रिकॉर्ड्स की शक्ल में दस्तियाब है। उनका इस्तेमाल तारीख के माखज़ के तौर पर किया जा सकता है। मसलन खुद रविंद्रनाथ टैगोर का गाया हुआ राष्ट्र की जन गण मन या सुभाष चंद्र बोस की तकरीर का इस्तेमाल जदीद भारत की तारीख का मुताला करने के लिए समय माखज़ के तौर पे कर सकते हैं। जो रिकॉर्ड्स है, जैसा आवाज़ का ऑडियो रिकॉर्ड जिसको कहते हैं अपन, ऑडियो रिकॉर्ड इंग्लिश में कहते हैं, सिर्फ आवाज़ की रिकॉर्डिंग, तो रविंद्रनाथ टैगोर का खुद का गाया हुआ रिकॉर्ड और सुभाष चंद्र बोस की तकरीर, जो हमको सुभाष चंद्र बोस की जब पैदाइश होती है तो न्यूज़ में बताया जाता है, तो वो सुनकर उनके खुद की आवाज़ में, तो रिकॉर्ड्स भी जो है तो ये ज़बानी माखज़ में आती हैं।
फिल्म तो आपको मालूम है बहुत अच्छी तरह से। फिल्म को जदीद टेक्नोलॉजी की गैर मामूली ईजाद तस्लीम किया जाता है। 20वीं सदी में फिल्म की तकनीक में बड़े पैमाने पर तरक्की हुई। दादा साहेब फाल्के ने 1913 में भारत की फिल्मी दुनिया का आगाज़ किया। फिल्म जो है तो इसमें समय व बसरी दोनों चीज़ें आ जाती है, मतलब हमको सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है वीडियो के ज़रिए। तो ये एक गैर मामूली ईजाद है। इसके बाद जो है तो तारीख का रिकॉर्ड रखना बड़ा आसान हो गया। पहले जो है तो फिल्म जो है तो प्लास्टिक की शीट पे बनाई जाने लगी। दादा साहब फाल्के ने 1913 में हमारे भारत में फिल्मी दुनिया का आगाज़ किया, इसीलिए उनके नाम से आज भी हमारे बॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड जब किसी को मिलता है तो बॉलीवुड का ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही भारत में फिल्मी दुनिया का आगाज़ किया था। आगाज़ करना मतलब शुरुआत करना। भारत की जंग आज़ादी के तारीखी वाक़या जैसे दांडी यात्रा, नमक का सत्याग्रह, भारत छोड़ो तहरीक के कैसेट दस्तयाब है। इन कैसेटों की वजह से वकूफ़ पज़ीर वाक़या हमें जू का तू देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर दांडी यात्रा, नमक का सत्याग्रह, भारत छोड़ो तहरीक के कैसेट बनाए गए, उस ज़माने में फिल्म ली गई। ये जू की तू आज भी हमको देखने को मिलते हैं। इन कैसेटों को देखने के बाद हमको उस दौर की तारीख का पता चलता है कि उस दौर के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, उस दौर के लोग कैसा जो है तो सत्याग्रह में शामिल हुए गांधी जी के साथ। कदीम और अहद वस्ती के मुकाबले में जदीद भारत की तारीख का मुताला करने के लिए बड़ी तादाद में और मुख्तलिफ़ किस्म के माखज़ दस्तयाब है। अगर हम पुरानी या बीच में की तारीख देखें तो पुरानी तारीख के मुकाबले में बीच में की तारीख के मुकाबले में ज़्यादा हमको जो है तो तारीख के सबूत मिलते हैं देखने को, क्योंकि महफूज रखे गए। इस ज़माने के तबई मादे माखज़ बड़ी हद तक अच्छी हालत में मुहाफ़िज़ खाने और यूज़ में हिफाजत से रखे हुए कई तहरीरी माखज़ में मौजूद है। उस ज़माने के जो सबूत है उनको जो है तो म्यूज़ियम में रखा गया है, मुहाफ़िज़ खानों में रखा गया है जो अच्छी हालत में रखे हुए हैं। तहरीरी माखज़ों को इस्तेमाल करते हुए जांच करना पड़ती है कि इसमें मज़कूरा ख़यालात किन ख़यालात से मुतासिर है और माखज़ तैयार करने वाले का किसी वाक़ये को देखने का नुक्ते नज़र क्या है। ऐसा नहीं है कि तारीख का कोई भी सबूत उठाकर किसी भी चीज़ से चस्पा कर दिया जाता, बल्कि उस सबूत की बारीकी से जांच होती है और ये देखा जाता है कि वो जो सबूत जिसने बनाया है तो उसके ख़यालात क्या थे और तारीख का माखज़ तैयार करने वाले का नुक्ते नज़र क्या था। ऐसे माखज़ों की निगहदाश्त बहुत ज़रूरी है, मतलब ऐसे सबूतों को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है, उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आने वाली नस्ल को भी तारीख का इल्म अच्छे से हासिल हो। तारीखों की हिफाजत करने की वजह से हम तारीख का ये ज़बरदस्त विरसा अपनी अगली नस्ल के सुपुर्द कर सकेंगे। अगर हम तारीख के सबूतों को अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं और उनको अच्छे से मुताला करके अच्छे से उनकी निगहदाश्त मतलब देख रेख करते हैं तो हम जो है तो तारीख के इन सबूतों को अगली नस्ल के लिए महफूज रख सकते हैं, ताकि अगली नस्ल को मालूम हो सके कि तारीख कैसी थी, तारीख में लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते थे, तारीख के लोग कैसे थे। तो इस तरह से ये तारीख के माखज़ के 3 पॉइंट है, तबई माखज़, तहरीरी माखज़ और ज़ुबानी माखज़। अब हम आपको इस सबक पे होमवर्क देते हैं पूरे सबक पर। इससे पहले कि होमवर्क किसी भी बच्चे ने हमारे व्हाट्सएप पे डाले नहीं, बार बार बोला जा रहा है कि आपको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर होमवर्क लिखिए आप, और लिखने के बाद उसकी कॉपी हमारे पर्सनल होमवर्क पेज ये व्हाट्सएप नंबर पे डालिए, आपके पास महफूज रखिए। जब भी स्कूलें शुरू होंगी इंशाल्लाह हम उसको चेक करेंगे। आपको होमवर्क में करना ये है कि तीनों माखज़ों के इक़साम मतलब किस्म की जमा बताना है आपको। तीनों माखज़ों के इक़साम बताना है। ऐसा डालने का पहले नंबर 1, जैसा कि पहला कौन सा है, तबई माखज़। तबई माखज़ में क्या क्या चीज़ें आती है, कोई लिमिट नहीं है, आप किताब के अंदर से पढ़कर किले इमारतें वो जो भी आप लिखना है आप लिख सकते। फिर उसका हो गया, फिर एक लाइन छोड़कर तबई माखज़ तहरीरी माखज़ लिखिए, फिर उसकी किस्में लिखिए, फिर एक लाइन छोड़िए, फिर ज़बानी माखज़ लिखिए, फिर उसकी किस्में लिखिए। किताब में तमाम चीज़ें मौजूद है,
आपको जो है तो सिर्फ लिखना है। ठीक है, चलिए अस्सलाम वालेकुम।